Hello students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach my subject pathophysiology and now my today's topic is inflammation. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है. तो इन्फ्लामेशन मेनली होता यह है कि अगर बॉडी के किसी भी टिश्यूज़ में किसी भी एजेंट्स के थ्रू कोई इंजरी हो जाती है तो जो बॉडी उस पर्टिकुलर एरिया पे जो लोकल रिस्पॉन्स शो करती है हम उसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन. और ये जिस एजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं जो इंजरी कॉज करेंगे, जैसे पैथोजेंस हो गया, डैमेज्ड सेल्स. डैमेज सेल मेनली ये होते हैं कि कभी कभी जब जो डैमेज कोई सेल अगर डैमेज हो गई है तो वो दूसरी सेल्स को भी क्या करती है, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है. और कोई इरिटेंट्स हो गए जिसकी वजह से सेल्स क्या हो रही है, डैमेज हो रही है. और इस इन्फ्लामेशन के प्रोटेक्टिव प्रोसेस में या फिर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व कौन कौन होता है. आपका इम्यून सेल इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिकुलर मीडिएटर्स जितने होते हैं वो सारे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. एंड नाउ एक इनका कॉमन फंक्शन होता है. इसमें फर्स्ट फंक्शन इनका मेनली होता है कि एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी. सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में ये होता है कि सेल इंजरी के जो इनिशियल कॉज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको एक इंजरी हुई है उसको वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कम करने की कोशिश करते हैं या फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं. इसके बाद सेकंड है क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल्स एंड टिश्यूज़. इसके बाद इनका सेकंड फंक्शन क्या होता है कि उस एरिया से जो भी नेक्रोटिक सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं उस या फिर जो डेड टिश्यूज़ हैं उसको वहाँ से क्या करते हैं, वो क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं, सफाई करते हैं वहाँ उस एरिया की. इसके बाद वो टिश्यू के रिपेयर की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एंड नाउ हम ये इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता कैसे है. तो सबसे पहले देखो लिखा है कि टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय फिजिकल और केमिकल एजेंट्स और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है, अगर टिश्यू में जो इंजरी कॉज हुई है, चाहे वो फिजिकल एजेंट से कॉज हुई हो, चाहे वो केमिकल एजेंट से कॉज हुई हो, चाहे वो पैथोजेनिक एजेंट से कॉज हुई हो, तो इन किसी भी चीज़ से कॉज हुई हो तो ये अपना क्या काम करता है. उसके बाद फर्दर इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो कैपिलरी होती है वो वाइड होने शुरू होती है. कैपिलरीज जो होती हैं वो वाइड होना शुरू होती हैं. अगर कैपिलरी वाइड होती है तो उस एरिया में क्या होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ कर जाएगा. और अगर ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे हीट ज़्यादा बनेगा. ठीक है. इसमें सेकंड प्रोसेस होता है इंक्रीज़ कैपिलरी परमेबिलिटी. इसके बाद ये कैपिलरी की इसमें परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जिससे फ्लूइड का रिलीज़ वहाँ से ईजिली होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या बढ़ जाता है, रेडनेस और टेंडरनेस. उस एरिया में रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पे टेंडरनेस कॉज होगा. उसके बाद अट्रैक्शन ऑफ WBC. उसके बाद WBC का अट्रैक्शन, वहाँ पे WBC आना स्टार्ट हो जाते हैं. इंजर्ड सेल जहाँ जो भी है वहाँ पे WBC आके कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग कॉज होती है. इसके बाद सिस्टमिक रिस्पॉन्स, वहाँ पे रिस्पॉन्स आना शुरू होता है जिसकी वजह से फीवर हो सकता है. प्रोलिफरेशन ऑफ WBC का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उस एरिया में क्या होता है, पेन होता है. ठीक है. नाउ कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन. कुछ इन्फ्लामेशन के साइंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल साइन. ये 5 होते हैं. हम इसको हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन. हीट को हम कैलोर भी बोलते हैं, पेन को डॉलर बोलते हैं, रेडनेस को रूबोर बोलते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर बोलते हैं और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्शियोलेजिया भी बोलते हैं. ठीक है. यही 5 कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के. ठीक. इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लामेशन पढ़ते हैं. तो इन्फ्लामेशन को की क्लासिफिकेशन में हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन. जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है, अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई है, अगर एक्यूट लेवल पे हुई है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो विद इन मिनट हो सकता है या फिर कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा. और इसके जो कार्डिनल साइंस है मेनली पेन हो गया, रेडनेस, इमोबिलिटी, स्वेलिंग और हीट. ठीक है. नाउ एक्यूट इन्फ्लामेशन
को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं मेनली। जैसे देखो इसमें है वैस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में मेनली दो प्रोसेस होता है, आर्ट्रियोलर चेंजेस भी हो सकते हैं और वेन्यूलर चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर आर्ट्रियोल चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें वाइसोडाइलेटेशन होगा, जो वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी और रेडनेस कॉज होगा। वेन्यूलर चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पे वेन्यूल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगा और इडिमा भी कॉज है। स्वेलिंग का मतलब, इडिमा को ही स्वेलिंग बोलते हैं। इसके बाद सेलुलर इवेंट्स में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका वेसल्स में इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेशन के थ्रू ये ट्रांसमाइग्रेशन करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, ठीक है, और इससे भी स्वेलिंग बढ़ती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो रेडनेस एंड हीट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि रेडनेस और हीट आर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द इन्फ्लेम्ड एरिया। जिस भी एरिया में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ रेडनेस और हीट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। वहाँ पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है। और लॉस ऑफ फंक्शन क्यों होता है, ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हैं। ऊपर के सारे फैक्टर्स अगर फुलफिल्ड हो रहे हैं तो ये वो एरिया क्या होगा, फंक्शन लेस हो जाएगा, उस एरिया को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये जितने साइन हैं वो मेनली अगर इन्फ्लामेशन बॉडी सरफेस पे हुआ है तभी होता है, ठीक है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग, इसको बोलते हैं न्यूमोनिया। इसमें यही प्रोसेस सारे फॉलो होते हैं, ठीक है। नाउ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को अनट्रीटेड छोड़ दें, ये बहुत प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेल इंजरी हुई है, अगर वो बहुत दिनों तक ट्रीट नहीं हो रही है तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चली जाती है। और जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं उसमें वो मेनली इन्फ्लामेशन जिस सेल में हुआ है उसमें प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअसली चेंज आता रहता है। और यहाँ पर इस एरिया में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है सेल्स का, और सेल्स क्या होती हैं, रिपेयर भी होती रहती हैं। और सेवरल थिंग्स कैन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कुछ ये हैं जो कॉज करते हैं, जैसे अनट्रीटेड कॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन सच एज एन इन्फेक्शन और इंजरी। जैसा कि बताया कि अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन को हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, तो हमें उसको एक्यूट लेवल पे ही ट्रीट कर लेना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत सारे जो अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है किसी का भी, तो भी जो भी इंजरी हुई है वो जल्दी ठीक नहीं होती है और वो क्रोनिक में चली जाती है, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे। या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स सच एज इंडस्ट्रियल केमिकल्स और पॉल्यूटेड एरिया। वे लोग जो लगातार कंटिन्यूअसली किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या फिर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो वहाँ के केमिकल्स उन्हें कंटिन्यूअसली इरिटेट कर रहे हैं, वो इसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, या फिर पॉल्यूटेड एयर के बीच में रह रहे हैं, तो वहाँ भी जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। नाउ ये कुछ एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल हैं। देखो, एक्यूट इन्फ्लामेशन मेनली एलर्जिक रिएक्शन से होता है, केमिकल इरिटेंट्स हो गए, इन्फेक्शन हो गया, बर्न हो गया, ट्रॉमा, कट हो गया, ये सब क्या कहलाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहलाते हैं, ठीक है। एंड नाउ थैंक यू सो मच।